हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद अर्जुन। तो आज है हमारा ओ लेवल का चैप्टर नंबर 8 आईटी टूल्स के अंदर M1R5 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमारी तैयारी कंप्लीट हो ही चुकी है। आज 8 चैप्टर है और कल 9th नंबर चैप्टर हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। 1-2 दिन की क्लासेस और बची हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो जल्दी से वो क्लासेस जाके आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात करते हैं, चैप्टर का नाम है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक मिलेंगे इसके अंदर। तो पहला टॉपिक आप सभी के सामने है, ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो जो ओटीपी होता है इसका पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वन टाइम पिन, ठीक है ना। तो जो ओटीपी होता है इसे वन टाइम पासवर्ड भी बोलते हैं और इसे वन टाइम पिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है ओटीपी कितने डिजिट का होता है। तो ओटीपी जो होता है वो 4 से 6 डिजिट का होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे 4 से 6 डिजिट का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, क्यूआर का पूरा नाम क्या है। तो जो क्यूआर है, क्यूआर का पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड। क्या है? क्विक रिस्पांस कोड इसका पूरा नाम होता है क्यूआर का, ठीक है। फिर बात करें क्यूआर कोड को कब डिज़ाइन किया गया था। तो क्यूआर कोड इसे पहली बार 1994 में जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो मोटर वाहन जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है उसके लिए जो है उपयोग किया गया था क्यूआर कोड का सबसे पहले। कब? 1994 में। और कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग। फिर आ जाता है क्यूआर कोड में कितने एनकोडिंग मोड होते हैं। तो एक क्यूआर कोड में 4 एनकोडिंग मोड होते हैं, जैसे न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, वाइट या फिर बाइनरी, ठीक है ना। इन 4 चीज़ों से मिलकर आपका एक क्यूआर कोड बनता है। फिर बात करते हैं यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीआई के बाद, यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। तो जो यूपीआई है उससे कितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए तक हम लोग जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना? 1 लाख रुपए तक, ठीक है, यूपीआई के द्वारा। फिर बात करते हैं एम पिन का पूरा नाम क्या है। एम पिन जो जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। एम पिन का मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर बात करें यूपीआई लॉन्च डेट। तो यूपीआई को कब किया गया था? अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। फिर बात करें नेक्स्ट, अब यूपीआई को किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने 2016 में किया था, ठीक है ना। कब किया था? 2016 में। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पार्टिसिपेट्स इन यूपीआई। यूपीआई में कौन कौन प्रतिभागी बैंकें हैं? एक है पेयर पीएसपी, एक है पेई पीएसपी, एक है रिमीटर बैंक, एक है बेनिफिशियरी बैंक और एक है एनपीसीआई अकाउंट होल्डर ईटीसी, ठीक है ना। एनपीसीआई अकाउंट होल्डर। तो ये सारी मतलब जो है इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था यूपीआई के अंदर, ठीक है ना, इन सभी ने। फिर बात करते हैं 2FA का पूरा नाम क्या है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एप्स का पूरा नाम क्या है। एप्स की अगर बात करें तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार का उपयोग करके जिससे हम पैसे निकालते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एप्स। फिर बात करते हैं एप्स की लॉन्च डेट का क्या है। तो एप्स को 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, ठीक है ना। किसने? 2016 में एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का मतलब मैं बता चुका हूँ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर बात करते हैं एप्स पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। तो एप्स की लिमिट क्या है, कितना पैसा हम लोग एक बार में भेज सकते हैं।
तो सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट है 10,000 रुपये और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है 50,000 रुपये। तो एक बार में 10,000 रुपये और पूरे दिन में आप जो है 50,000 रुपये तक इससे जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग तो एप्स की सर्विसेज क्या हैं। तो एप्स की सर्विसेज की बात करें तो कैश डिपॉजिट कर सकते हो, आप जमा कर सकते हो, विड्रॉल निकासी कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, आधार से आधार पर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है। तो यूएसएसडी का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। फिर आता है यूएसएसडी लॉन्च डेट। तो यूएसएसडी को कब लॉन्च किया गया था? 1990 के दशक में, जब 2G नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना? कब? जब 2G नेटवर्क चलता था। आज के ज़माने में तो 5G चल रहा है। 2G बताइए कब का समय होगा? 1990 का समय। ठीक है ना? जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं यूएसएसडी की सर्विसेज कोड। तो जो यूएसएसडी है, यूएसएसडी कैसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए होता है क्या है स्टूडेंट, एक कोड होता है, उस कोड का नाम है *99#। अगर आप इसे डायल करेंगे अपने मोबाइल नंबर से तो आपके मोबाइल नंबर में बहुत सारे यूज़र इंटरफेस दिखाई देंगे, जिसमें आपको बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र, ऐसे बहुत सारे मेन्यूज़ दिखाई देंगे। उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आप इसका उपयोग करके फंड ट्रांसफ़र, रिसीव, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये होता है हमारा यूएसएसडी। यूएसएसडी फंड ट्रांसफ़र लिमिट कितना पैसा भेज सकते हैं? 5,000 एक दिन में, 50,000 प्रति एनम। एनम का मतलब होता है वर्ष। एक साल में 50,000 और एक दिन में 5,000 रुपये तक। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग MMID का पूरा नाम क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है ना? क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है इसका पूरा नाम। डेबिट कार्ड का नंबर कितने डिजिट का होता है? कितने का होता है? 16 डिजिट का होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डेबिट कार्ड क्या होते हैं? तो डेबिट कार्ड को स्टूडेंट हम लोग जो है ATM कार्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ATM। ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है ना? तो ATM कार्ड के नाम से भी इसको, डेबिट कार्ड को हम लोग जानते हैं। फिर बात करें तो क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना? फिर बात करें नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज क्या है? तो इसे जो है कार्ड होल्डर धन उधार लेने के लिए उपयोग करता है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो मतलब वे संस्थाएं जो हमें लोग पैसा उधार देती हैं, वे संस्था जो हमें पैसा उधार देती हैं, वो संस्था के द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाता है। ठीक है ना? क्रेडिट कार्ड जो होता है एक प्रकार का उधारी कार्ड होता है। चलिए फिर बात करें अगर हम लोग ई वॉलेट क्या होता है। तो ई वॉलेट ये एक डिजिटल वॉलेट होता है। इसमें कई करेंसी पर्स होते हैं, जिसमें एक से अधिक मुद्राओं को रखा जा सकता है। फिर अगर बात करें वेरियस ई वॉलेट पेमेंट गेटवे, तो कौन कौन से ऐसे ई वॉलेट हैं जिनका उपयोग करके हम लोग पेमेंट करते हैं? जैसे कि पेटीएम है, मोबीक्विक है, ऑक्सीजन वॉलेट है, साइट्रस वॉलेट है, इट्स कैश है। तो ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर बात करें हम लोग ICICI पॉकेट, यह डिजिटल वॉलेट वीजा द्वारा संचालित है। ठीक है ना? ICI पॉकेट। ठीक, फिर आ जाता है POS का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। पोस क्या है? अगर बात करें कि POS है क्या आखिरकार, तो पोस जो है एक खुदरा लेन देन, खुदरा का मतलब होता है रिटेल, एक रिटेल ट्रांजैक्शन पूरा होने का समय और प्लेस है। मतलब हिंदी में बिल्कुल बात करें तो पोस एक खुदरा लेन देन पूरा होने का समय और स्थान है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM को
कि एटीएम को किस नाम से जाना जाता है, एटीएम को और किस नाम से जाना जाता है। तो एटीएम ही हमारे क्या होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, और डेबिट कार्ड ही हमारे एटीएम कार्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में। नेफ्ट, NEFT का पूरा नाम क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है ना। फिर बात करें NEFT की शुरुआत कब हुई थी, नवंबर 2005 में। स्टूडेंट रही बात समझाने की, तो समझाने वाला ऐसा कोई टॉपिक अभी तक है नहीं। आप देखोगे मैंने क्वेश्चन ही ऐसे बताए हैं कि आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन और डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो कम समय में हम ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। फिर आ जाता है NEFT फंड ट्रांसफ़र लिमिट। तो नेफ्ट का प्रयोग करके कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो नो लिमिट, कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं है। फिर बात करते हैं कि नेफ्ट का उपयोग करके नेपाल के लिए भेजी जाने वाली मैक्सिमम राशि क्या है। नेपाल एक दूसरा देश है, तो लेकिन भारत देश के अंदर तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नेपाल दूसरा देश है, तो कितने पैसे भेज सकते हैं, तो 50,000 एक बार में आप इसे नेपाल में भेज सकते हो, नेपाल में आप उपयोग कर सकते हो नेफ्ट का। चलिए, नेफ्ट को कब 24/7 उपलब्ध किया गया, मतलब 24 घंटे ये चले ये सर्विस। तो RBI ने नेफ्ट को 16 दिसंबर 2019 से 24x7 कर दिया। ठीक है, 24x7 का मतलब होता है हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे। ठीक है, ये सर्विस अवेलेबल है। फिर बात करें नेफ्ट में फंड ट्रांसफ़र में कितना समय लगता है, तो नेफ्ट में 2017 से फंड ट्रांसफ़र आधे घंटे में हो जाता है। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर भी। ठीक है, IFSC का पूरा नाम क्या है, IFSC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है ना, क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फिर आ जाता है IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, तो टोटल 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, पहले बात अगर हम लोग करें तो। फिर स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। और बात करें जो 5वां कैरेक्टर होता है, 5th कैरेक्टर होता है, वो 0 होता है। ठीक है ना, दोनों के अंदर ये अंतर स्थापित करता है, जैसे 4 कैरेक्टर और जो आपके 5 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर बैंक बताते हैं, और एंड के 6 कैरेक्टर जो है ब्रांच बताते हैं, और 5th कैरेक्टर जो होता है 0 होता है। फिर बात करें RTGS का पूरा नाम क्या है, तो RTGS का जो पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ध्यान रखेंगे क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS लॉन्च डेट, RTGS को कब लॉन्च किया गया था, तो RBI ने 26 मार्च 2004 में इसे लॉन्च किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RTGS फंड ट्रांसफ़र लिमिट कितनी है, तो RTGS का प्रयोग करके मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है ना, तो कम से कम आप 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। RTGS 24x7 अवेलेबल है, तो दिसंबर 2020 से RTGS की जो सर्विस है वो 24x7 इंटू 365 डेज अवेलेबल रहती है, मतलब पूरे साल भर 24 घंटे 7 दिन बिना छुट्टी के ये सर्विस आपको मिलती है, जिसका प्रयोग करके बड़ी मात्रा में आप फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। IMPS का पूरा नाम क्या है, तो IMPS का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS कब और किसने लॉन्च किया था, तो IMPS को 22 नवंबर 2010 में मुंबई में RBI के उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ द्वारा सार्वजनिक रूप से विकसित किया गया था, NPCI द्वारा। इसमें NPCI भी शामिल था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। IMPS फंड ट्रांसफ़र लिमिट क्या है, तो IMPS का उपयोग करके आप मैक्सिमम
2 लाख रुपए, और मिनिमम की बात करें तो 1 रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आता है QSAM का पूरा नाम, तो क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। फिर अगर बात करें QSAM सर्विस का लाभ उठाने के लिए किस कोड को डायल किया जाता है, तो *99*99# डायल करें और अपने आधार के बारे में जानकारी आप जान सकते हैं। फिर बात करते हैं KYC का पूरा नाम क्या है, तो KYC का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना। ठीक है, चलिए, क्या अनपढ़ व्यक्ति का डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है या फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रुपए के चिन्ह रुपए को मान्यता कब मिली थी, तो 2010 में मिली थी। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए सबसे जो बड़ी सुरक्षा होती है वो होती है पासवर्ड। तो एम पिन आपको ही पता होना चाहिए, किसी अदर पर्सन को पता ना हो। फिर आ जाता है सेमी क्लोज्ड, मतलब किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है, किससे नहीं है, सेमी क्लोज्ड से नहीं है। UTR का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, तो जो UTR होता है, UTR का पूरा नाम क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक है ना, क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, इसका पूरा नाम होता है। आधार सीडिंग का अर्थ क्या है, आधार को बैंक खाते से जोड़ना क्या कहलाता है, आधार सीडिंग कहलाता है। मतलब आधार सीडिंग का उपयोग करके आप आधार का स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, अगर आपने एक चेक साइन कर दिया तो वो कब तक वैलिड रहेगा, तो जारी दिनांक से 3 माह तक वो वैलिड रहता है। फिर बात करें बैंक किस पर ब्याज देता है, तो मैं आपको बता दूं बैंक किस पर ब्याज देता है, जमाओं पर, मतलब जो आप डिपॉजिट करते हो, जो पैसे जमा करते हो उस पर ब्याज देता है। वह जमा का प्रकार कौन सा है जिसके अधिक ब्याज मिलता है, मियादी जमा, मतलब FD जो आप लोग करा लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है ना, वह जमा का प्रकार कौन सा है जिसके अधिक ब्याज मिलता है, तो FD पर मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है कितना, अर्धवार्षिक, मतलब हाफ ईयरली। ठीक है ना, हाफ ईयरली। फिर बात करें UIDAI का पूरा नाम क्या है, या आधार सर्विस सेंटर, मतलब जो होते हैं हमारे, या आधार की जो मेन वेबसाइट है वो है UIDAI, इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे की ओर। पहला क्वेश्चन है अब हमारा, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो सुरक्षित कंप्यूटिंग तो क्या होता है, कॉन्फिडेंटली, मतलब गोपनीयता, किसी भी चीज़ की गोपनीयता को बनाए रखना सुरक्षित कंप्यूटिंग कहलाता है। फिर बात करें PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु क्षतिपूर्ण पर कितना पैसा मिलता है, तो 2 लाख रुपए परिवारजनक को, या जो होता है जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको, मतलब मृत्यु जो है, मृत है, तो उस व्यक्ति के परिवार को ये पैसा मिल जाता है। फिर बात करें किसी बीमा से जमा होने वाली किस्त को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण राशि कितनी है, 50,000 रुपये तक ऋण जो है इसमें दे दिया जाता है। फिर बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 9 मई 2015 को हुआ था। UPI पेमेंट किसके द्वारा विकसित की गई, तो NPCI के द्वारा। NPCI का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज हमारा 8th चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग करेंगे नया चैप्टर, नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।